गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि पिछले वीडियोज में आपको बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की बुक का नाम है साथियों गद्य की विधाएं। उस गद्य की विधाएं से हमने पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट ले चलते हैं आपको सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है ठेले पर हिमालय। अब आप समझ रहे होंगे ठेले पर हिमालय होता क्या है, अभी हम आपको बताएंगे, आगे अध्ययन करवाएंगे साथियों। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये ठेले पर हिमालय बच्चों एक यात्रा वृत्त है। जब कोई यात्रा करता है और उसका वृतांत लेखकीय रूप में देता है तो उसको यात्रा वृत्त बोलते हैं। तो बच्चों यात्रा वृत्त में लेखक ने कौसानी जगह का नाम है, तो लेखक ने कौसानी यात्रा से संबंधित निबंध का शीर्षक जो है वो क्या रखा है, ठेले पर हिमालय। और ये ठेले पर हिमालय शीर्षक लेखक के मन में क्यों और कैसे आया बच्चों? जैसे कि लेखक एक पान की दुकान पर अपने मित्र के साथ खड़ा हुआ था, तो अचानक देखता है कि उसके सामने एक ठेला आता है जिस पर बर्फ की सिल्लियां लदी हुई हैं, बर्फ आइस। तो साथियों वो जो बर्फ थी वो बहुत ही शुभ्र चमकीली और साफ स्वच्छ थी। तो बच्चों उस बर्फ को देख करके लेखक के मन में ये भावना जाग गई कि ठेले पर हिमालय, क्योंकि ठेला छोटा सा था और बर्फ की सीढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी जो उस पर ठेले वाले ने लाद रखी थी। तो उस ठेले पर बर्फ की सिल्लियों को देखकर लेखक के मन में ये भाव जाग गया। लेखक ने सोचा कि जो शीर्षक था उसके मन में उधेड़-बुन चल रही थी शीर्षक की खोज के लिए। साथियों सडन उसके मन में अचानक आ गया ठेले पर हिमालय, यानी हिमालय बहुत बड़ा होता है, यानी ठेले पर हिमालय। इसलिए साथियों लेखक ने अपने यात्रा वृत्त निबंध का शीर्षक क्या रखा, ठेले पर हिमालय। ये हुई बात आपकी ठेले पर हिमालय शीर्षक की। और लेखक है आपके धर्मवीर भारती। साथियों लेखक के जीवन परिचय से आपको अवगत करवा देते हैं। तो देखेंगे लेखक का जीवन परिचय साथियों। जैसे कि इनका जन्म जो है धर्मवीर भारती जी का 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों जन्म के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्त बहुगुणी प्रतिभा के धनी यशस्वी साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में, कौसानी जगह का नाम है बच्चों, कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। साथियों जो सोमेश्वर की घाटी में बसा स्विट्जरलैंड का आभास कराता है, यानी कौसानी जो है पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय की प्राकृतिक छटा है वहाँ, और वहाँ शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों की नैसर्गिक सौंदर्यता है, उसका मनोहारी वर्णन किया है लेखक ने। बच्चों वो बर्फीली चोटियाँ हिमालय की जो सोमेश्वर की घाटी में बसा हुआ है, साथियों स्विट्जरलैंड का आभास करवाता है। ये था आपका लेखक परिचय। अब हम बात करेंगे आपकी यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त होता क्या है बच्चों देखेंगे। जैसे ठेले पर हिमालय ये क्या है, एक यात्रा वृत्त है। तो इस यात्रा वृत्त को का अर्थ क्या होता है समझेंगे आप आगे। यात्रा वृत्त का अर्थ है बच्चों जब कोई साहित्यकार अपनी की गई यात्राओं का वर्णन इस रूप में करता है कि यात्रा स्थल का मूर्त रूप यात्रा स्थल का मूर्त रूप
पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाए तो ऐसे यात्रा विवरण को यात्रा साहित्य कहा जाता है। साथियों, ये हुआ आपका यात्रा वृत्त का अर्थ कि कोई भी साहित्यकार, कोई भी लेखक यदि अपने द्वारा की गई यात्राओं का वर्णन इस रूप में करता है कि जो यात्रा स्थल है जहाँ वो गया हुआ था उसका मूर्त रूप पाठक के समक्ष, पढ़ने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाए तो ऐसे यात्रा वृत्त विवरण को यात्रा साहित्य कहा जाता है। तो साथियों, ये हुआ आपका यात्रा वृत्त का अर्थ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यात्रा वृत्त शीर्षक में व्यक्त लेखकीय विचार, लेखक के विचार। यात्रा वृत्त शीर्षक को लेकर के क्या विचार थे लेखक के, उस पर बात करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि लेखक ने कौसानी यात्रा से संबंधित जो निबंध लिखना चाह रहे थे उसका शीर्षक रखा ठेले पर हिमालय, जो मैंने अभी बता दिया है आपको। साथियों, लेखक अपने मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़ा हुआ था, तभी एक बर्फ वाला आया। उसने अपने ठेले पर बर्फ की सिल्लियाँ लाद रखी थी, अभी बताया आपको, जो एकदम शुभ्र, चिकनी एवं चमकदार थी। उनसे भाप भी उड़ रही थी, भाप उड़ती है ना, धुआं जैसा। लेखक को वे सिल्लियाँ हिमालय के शिखर जैसी लग रही थी। तो इसी भावावेश में आकर परिणाम यह निकला कि शीर्षक का नाम क्या रखा, ठेले पर हिमालय। निबंध का जो शीर्षक था साथियों, तो उसका नाम रखा इन्होंने ठेले पर हिमालय। ये हुई बात लेखकीय विचार की। अब हम बात करेंगे आगे धर्मवीर भारती की खड़ी बोली में प्रमुख रचनाएं। तो उन प्रमुख रचनाओं से आपको अवगत करा देते हैं बच्चों, देखेंगे आप आगे। साथियों, बात करते हैं आपसे धर्मवीर भारती की खड़ी बोली में प्रमुख रचनाओं की। तो साथियों, देखा जाए तो धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने क्या किया, गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में रचनाएं की हैं। गद्य और पद्य में दोनों में ही इनकी रचनाएं मिलेंगी आपको। तो ये बहुत जाने माने यशस्वी धर्मवीर भारती कवि रहे हैं। तो बच्चों, इन्होंने दोनों विधाओं में रचनाएं की हैं। जैसा कि धर्मयुग पत्रिका में, इनकी धर्मयुग पत्रिका जो है उसमें इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं देखेंगे आप आगे। जैसे यहाँ दी गई है मुर्दों का गांव, दूसरा नंबर अंधा युग, तीसरा नंबर सूरज का सातवां घोड़ा, चौथा नंबर कनुप्रिया, पांचवा नंबर गुनाहों का देवता, छठवां नंबर नदी व्यासी थी, सातवां नंबर नील झील, आठवां नंबर चांद और टूटे हुए लोग, नौवां नंबर 7 गीत वर्ष। ये 9 जो रचनाएं हैं बच्चों, ये इसमें है धर्मयुग पत्रिका में ही लिखी हुई है, उसी में रचना की है उन्होंने। तो साथियों, ये सभी धर्मयुग पत्रिका में मिल जाएंगी आपको। तो ये सभी रचनाएं 9 जो रचनाएं हैं इनकी, इनको आप ऐसा क्या करेंगे जिससे इजीली आपको याद हो जाए और लंबे समय तक आपको याद बनी रहे, ऐसा क्या करेंगे आप। तो साथियों, ले चलते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं और उस ट्रिक में आप देखेंगे कि आपको ये 9 जो रचनाएं हैं, ये सारी ही रचनाएं एक साथ आपको लंबे समय तक याद रह जाएंगी। छोटा सा जैसे पंक्ति वाइज कोई 2 पंक्तियां आप याद करेंगे और इशारा पाते ही, जैसे क्या होता है अमूमन हम देखते हैं कि सारी रचनाओं को याद कर लेते हैं, थोड़ी देर तक हमें याद रहती है और बाद में हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें लिखते समय जरा सा कोई इशारा मिल जाए तो हमारे समझ में तुरंत आ जाता है कि हाँ ये वही रचना है। तो बस वो इशारे वाली बात जो है ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आप देखेंगे आगे कि आपको किस प्रकार से ये 9 रचनाएं इजीली और लंबे समय तक याद रह जाती हैं, देखेंगे आगे। साथियों, आगे देखेंगे आप ट्रिक के माध्यम से इन सभी 9 रचनाओं को हम समझाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ ट्रिक दी गई, पंक्तियों को पहले देख लेंगे, आप समझ लेंगे। धर्म का ठेला नील झील पर, सूरज का गुनाह अंधों का गांव, नदी का चांद प्रिया का गीत। ये 3 लाइनें बनी हैं इन 9 रचनाओं के माध्यम से। तो साथियों, हमें क्या करना है,
इन पंक्तियों को याद करना है कैसे? धर्म का ठेला नील झील पर, सूरज का गुलाम अंधों का गाँव, नदी का चांद प्रिया का गीत। बस इतनी सी बात याद करते ही हमें सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। कैसे देखेंगे आप आगे? जैसे ये लिखा है धर्म, तो साथियों धर्म से क्या हो जाएगा? धर्म से आपको याद रह जाएगा कि धर्मयुग की जो पत्रिका है, धर्मयुग पत्रिका, उसमें ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, धर्म से धर्मयुग का ठेला का शब्द जो है साथियों ये अव्यय शब्द है इन पंक्तियों को जोड़ने के लिए। तो ठेला का मतलब हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, ठेला से मतलब ठेले पर हिमालय, नील झील पर, नील झील आपकी रचना का नाम है, देखेंगे आप आगे। और पर ये अव्यय शब्द है। फिर आएंगे आगे सूरज का गुलाम, सूरज, सूरज से आपको ये इशारा मिल रहा है पूरी रचना याद करने का। सूरज से मतलब है सूरज का सातवां घोड़ा। फिर का अव्यय शब्द आ गया है। फिर गुलाम, गुलाम से गुलामों का देवता। फिर आगे अंधों का गांव, अंधों से अंधायुग, और का अव्यय शब्द है, और गांव से ये मुर्दों का गांव। याद आ जाएगा आपको कि गांव, गांव मतलब किसका गांव? मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव। साथियों फिर आ जाएगा नीचे देखेंगे आप नदी का चांद, नदी से आपको याद आ जाएगा 6 नंबर की रचना नदी प्यासी थी, का अव्यय शब्द है। और चांद से चांद और टूटे हुए लोग, ये चांद शब्द सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि चांद और टूटे हुए लोग। फिर आगे आगे प्रिया का गीत। बच्चों प्रिया, प्रिया से आपको याद आएगा कल प्रिया, प्रिया का मतलब कल प्रिया। और का शब्द जो है वो अव्यय शब्द है। गीत से याद आएगा आपको 7 गीत वर्ष, ये रचना का नाम है। तो बच्चों आप ये 3 लाइनें याद करेंगे, आपको 9 रचनाएं अपने आप ही याद हो जाएंगी। किस तरह से? धर्म का ठेला नील झील पर, सूरज का गुलाम अंधों का गांव, नील नदी का चांद प्रिया का गीत। बस हो गई 9 रचनाएं याद। अब ले चलते हैं हम आपको आगे, आगे देखते हैं इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन करवाते हैं आपको, देखेंगे आगे। साथियों ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसमें प्रश्न है दूसरा, ठेले पर हिमालय यात्रा व्रत का सार अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पूरी यात्रा व्रत का सार अपने शब्दों में पूछा गया है। तो बात करते हैं आगे, उत्तर में सामान्य विवेचन, सामान्य विवेचन की बात करते हैं कि यात्रा व्रत का जो सार है वो किस प्रकार से लेखक ने दिया है, क्या बताया है इसमें सामान्य विवेचन में, देखेंगे आगे। साथियों ठेले पर हिमालय बहुगुणी प्रतिभा के धनी यशस्वी साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध यात्रा व्रत है। इस यात्रा व्रत में साथियों लेखक ने कौशानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है बच्चों। और सोमेश्वर घाटी में बसा हुआ कौशानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास करवाता है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछली बार भी आपको इसका अध्ययन करवा दिया गया है। तो आगे देखेंगे, जैसे कि पॉइंट आया है आपका ठेले पर हिमालय यात्रा व्रत का सार, सार यानी उसका पूरे का सारांश वो देखना है। तो आगे जो है पॉइंट आपका, इसमें पहला पॉइंट है ठेले पर बर्फ का हिमालय, पहला पॉइंट। ठेले पर बर्फ का हिमालय, ये पहला पॉइंट है आपका। तो देखेंगे इसमें, जैसा कि मैंने आपको भावार्थ थोड़ा सा बता भी दिया है, और आगे देख लेंगे पॉइंट के आधार पर अध्ययन करते हैं बच्चों। देखें लेखक ने यात्रा व्रत के शीर्षक के संबंध में बतलाया है कि वह शीर्षक अपने आप में ही दिलचस्प है, क्योंकि उसकी खोज में किंचित मात्र भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। यह शीर्षक बैठे बैठाए ही मिल गया, अचानक ही।
तो साथियों हुआ यह कि लेखक एक दिन अपने मित्र के साथ, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मित्र के साथ जो कि लेखक के गुरु भी थे, जो मित्र थे ना उनके, वो उनके गुरु भी थे, उनके साथ पान की दुकान पर खड़ा हुआ था। तभी एक ठेले पर बर्फ की सिल्लियाँ लादे हुए एक बर्फ वाला आया। तो बर्फ वाले ये सिल्लियाँ ठंडे चिकने चमकते हुए बर्फ से भाप उड़ा रही थी और उस बर्फ को देखते ही लेखक के दिमाग में तत्काल बैठे बैठाए ठेले पर हिमालय शीर्षक उभरा। तब उसके मन में हिमालय की सैर करने का विचार आया। तो साथियों हिमालय की सैर करने का विचार क्यों आया? क्योंकि वहाँ का जो सुंदर सा रमणीय मनोहारी जो सौंदर्य था उसके बारे में सोच के लेखक के मन में ये विचार आ गया कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हमें भी अपनी आँखों से वहाँ की चीज़ें देखनी चाहिए, अनुभव करनी चाहिए। तो साथियों दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, कौशानी की यात्रा। पॉइंट 2, कौशानी की यात्रा। कौशानी जगह का नाम है जो लेखक ने कौशानी के बारे में, कौशानी जहाँ पर्वतीय घाटियाँ हैं, पर्वतीय स्थल हैं, वहीं हिमालय की पर्वत छटा है। साथियों कौशानी जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही हिमालय की प्राकृतिक छटा दिखाई देती है कौशानी से। कौशानी एक गांव है वहाँ, तो वहाँ की यात्रा लेखक ने की है। तो आगे देखेंगे आप। विचार के वशीभूत होकर बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए लेखक अपने साथी के साथ उत्तराखंड के कौशानी के लिए चल दिया। तो साथियों उत्तराखंड में है ये कौशानी। वह जो है ना नैनीताल से, नैनीताल का नाम सुना होगा आपने, रानीखेत, नैनीताल से चलते ही रानीखेत और वहाँ से कौशानी, कोसी पहुँचा। तो साथियों कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा के लिए जाती है और दूसरी कौशानी के लिए जाती है। कहाँ से? कोसी से। पहले तो नैनीताल जाना पड़ता है, फिर रानीखेत पहुँचते हैं और उसके बाद में कोसी, और कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा के लिए चली जाती है और दूसरी सड़क कौशानी के लिए। तो कोसी से बस बदलकर लेखक अपने साथी के साथ कौशानी के लिए चल पड़ा। बच्चों लेखक के साथ उसके मित्र शुक्ला जी तथा एक चित्रकार भी थे। कौन कौन थे? मित्र शुक्ला जी और एक चित्रकार भी थे। वे मिलनसार स्वभाव के होने के कारण शीघ्र ही हमसे घुल मिल गए और चित्रकार सैनिकों अकादमी से उनकी कृतियों का पुरस्कार मिला था। तो साथियों उसी रुपए से घूमकर वे छुट्टियां बिता रहे थे। वह पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से सुहावना था। ज्यों-ज्यों उनकी बस आगे बढ़ी त्यों-त्यों पर्वतीय सुरम्यता बढ़ती गई। साथियों सुडौल पत्थरों पर कल-कल करती हुई कोसी मतलब नदी। कल-कल की आवाज़ किस में आती है? नदी में। तो कोसी नदी थी वहाँ। तो बच्चों कोसी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, कोसी नदी के किनारे छोटे छोटे सुंदर गांव थे और हरे मखमली खेत थे। तो एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। तो साथियों इसके साथ ही टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी।
देखा, सड़क की उपमा लेखक ने किससे की है? जो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी ऊपर से नीचे की ओर रेंगती हुई दिखाई दे रही थी, कंकरीली पीठ वाले यानी खुरदरी पीठ वाले अजगर सी सड़क दिख रही थी उनको। अजगर सांप होता टेढ़ा मेढ़ा इधर से उधर, उस तरह से अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। ये था लेखक का कौसानी यात्रा का अनुभव। तो साथियों अब आगे पॉइंट पर ले चलते हैं आपको। तीसरा पॉइंट है आपका, कौसानी की यात्रा में छाई निराशा। कौसानी की यात्रा में छाई निराशा। तो साथियों निराशा किस प्रकार से आ गई यात्रा के दौरान, वो आगे आपको अध्ययन करवाएंगे, देखेंगे आप आगे। कौसानी की यात्रा करते समय लेखक के मन में निराशा के भाव क्यों आए, देखेंगे आप, समझेंगे इसको। तो बच्चों, लेखक ने बताया है कि यद्यपि रास्ता सुहाना था, लेकिन उस समय आई थकावट के कारण तंद्रालस्य छाया हुआ था, यानी नींद का थोड़ा सा आलस्य आ रहा था, जिसके कारण हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब हम लोग कौसानी के नज़दीक थे। कौसानी अब केवल 6 मील रह गया था। साथियों, फिर भी ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया, त्यों-त्यों धैर्य टूट रहा था उन लोगों का, अधैर्य, फिर असंतोष, और अंत में तो ऐसा हुआ, अंत में तो क्षोभ चेहरे पर झलक आया, यानी टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा उनकी निराशा मन में आ गई। उन्हें लगा कि पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा, वो थक गए थे, नींद आ रही थी, आलस्य आ रहा था। तो साथियों, इस प्रकार उनकी कौसानी की यात्रा में निराशा छा गई थी। अब आगे आप बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, कौसानी की सुरम्य छटा। पॉइंट नंबर 4, कौसानी की सुरम्य छटा। कौसानी की सुरम्य छटा में देखेंगे बच्चों, इस पॉइंट में आगे ले चलते हैं आपको। साथियों, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी गांव का नाम है। तो ये सोमेश्वर की जो घाटी है उसके उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर, बहुत ऊंचाई पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। बस अड्डे पर उतरते ही लेखक को वहाँ का अपार सौंदर्य देखने को मिला। साथियों, वह अंचल कत्यूर की रंग बिरंगी छटा, मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते। गेरू का नाम सुना होगा आपने, जो धरती को, घर आंगन को लीपने के काम में जो लाल मिट्टी आती है उसको गेरू बोलते हैं। तो उस लाल लाल पहाड़ों को काट के जो सजीले से रंगीन से लाल लाल रास्ते थे, उनकी बात हो रही है। बहुत ही शोभायमान लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि वहाँ के हरे भरे खेत जो मखमली दिखाई दे रहे थे और आसपास उन्हीं के वो सड़कें दिखाई दे रही थी जो लाल लाल रंग की थी, वो रास्ते दिखाई दे रहे थे। तो साथियों, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियाँ, बीच बीच से वहाँ से नदियाँ भी निकल रही थी, जैसे बेले की लड़ होती है ना, उस तरह से। तो साथियों, अपना सौंदर्य बिखेर रही थी वो नदियाँ, और उन फैली हुई बेलों की लड़ियों को देखकर
ऐसा लग रहा था कि लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। समझ लो लेखक को कितना शानदार वो दृश्य लग रहा है कि लेखक को लगा कि उन लड़ियों को उठाकर कलाई में यानी हाथ में लपेट लूं। साथियों, आँखों से लगा लूं। लेखक कहता है कि धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इन घाटी को पार किया। कहीं से काफ़ी दूर पर लेखक को हिमालय का एक छोटा सा शिखर दिखाई दिया। तो उस शिखर को देखते ही फिर आगे क्या हुआ देखेंगे आप पांचवें पॉइंट को। पांचवा पॉइंट है आपका हिमालय श्रृंखला के दर्शन। हिमालय श्रृंखला के दर्शन। तो साथियों, हिमालय श्रृंखला के दर्शन किस प्रकार से हुए हैं बच्चों, देखेंगे आगे पांचवा पॉइंट। तो लेखक बताता है साथियों कि सामान रखने के बाद हम सभी लोग बरामदे में बैठकर बादलों से घिरे हुए हिमालय के शिखरों की श्रृंखला को एकटक देखते रहे। इस समय हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप मानो नष्ट हो रहे थे। उसकी हिमालय की जो शीतलता जो हमारे माथे को छू रही थी, लेखक के माथे को छू रही थी साथियों, तो मन के जो सारे अंतर्द्वंद थे, जो ताप था, जो संघर्ष था, वो सारे नष्ट हो रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और अब सूर्यास्त का समय हो रहा था और सुदूर हिमालय के शिखर, दर्रे, ढाल, ग्लेशियर, घाटियाँ आदि सुरम्य दिखाई दे रहे थे, रंगीन दिखाई दे रहे थे क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था। साथियों, सूर्यास्त की लालिमा से पर्वत शिखर केसरी वर्ण के लग रहे थे, केसरिया रंग के दिखाई दे रहे थे सभी पर्वत शिखर। अंधेरा होने पर चांद निकल आया। हमने बाहर आकर देखा कि संपूर्ण वातावरण शांत है, जैसे हिम सो गया था। हिम मतलब हिमालय। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय सो गया है और इसको जगाने की भी अब जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये था आपका पांचवा पॉइंट। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं छठवें पॉइंट पर। छठवां पॉइंट, 5 तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। छठवें पॉइंट की बात करते हैं। छठवां पॉइंट है आपका हिमालय को देखकर भावुकता। साथियों, हिमालय को देखकर लेखक किस प्रकार से भावुक हुआ उसका विवरण अभी आपको दिखाया जाएगा, उसका अध्ययन करवाया जाएगा। देखेंगे आप आगे कि लेखक को क्या भावुकता हो गई हिमालय को देखकर। तो बच्चों, लेखक हिमालय को देखकर भावुक हो उठा और उसने थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींची और बैठ गया। वह सोचने लगा कि कवियों ने हिमालय को लेकर क्या क्या नहीं लिखा। यह मेरा मन हिमालय के संबंध में कविता तो दूर की बात रही, एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। साथियों, लेखक इतना भावुक हो गया कि उसको देखते ही रह गया। उसके मन में वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह मेरा मन हिमालय के संबंध में कविता तो दूर की बात कि लोग जो कविता लिख लेते हैं उसको देख के कल्पना कर लेते हैं और कविता लिख लेते हैं, लेकिन कविता तो दूर की बात एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। तभी सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठे। उस पंक्ति को सुनकर ऐसा लगा कि मानो मेरी तंद्रा टूट गई हो। उसका परिणाम यह हुआ साथियों कि हम सब सक्रिय हो उठे। इतने में भी हम सब में से अधिक खुश थे सेन। वे उस समय बच्चों की तरह चंचल और चिड़ियों की तरह चहक रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें इस बात का ताज्जुब हो रहा है
कि भगवान इस हिमालय में क्या क्या करतूत करता रहता है। साथियों, दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम जब बैजनाथ पहुँचे, वहाँ गोमती बहती है, गोमती नदी के किनारे मंदिर है बैजनाथ जी का। तो साथियों, बैजनाथ पहुँचे तो गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। कहाँ तैर रही थी हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया? गोमती नदी की उज्जवल जलराशि में। तो उसको देखकर मन में एक अजीब लालसा जागी कि कब हिमालय पर पहुंचकर उससे भी जी भरकर भेंटूं और उसके सौंदर्य में डूब जाऊं। साथियों, ये थी लेखक की हिमालय को देखकर भावुकता। और अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। 7वां पॉइंट है यात्रा का मधुर स्मरण। यात्रा का स्मरण मधुर किस प्रकार था, देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, यात्रा का जो मधुर स्मरण लेखक को हो रहा था, उसको अनुभव करके लेखक कहता है कि कौशानी की इस मधुर यात्रा को स्मरण कर मन सिहर उठता है। ऐसा लगने लगता है कि वे बर्फ की ऊंचाइयां हमें बार बार बुला रही हों, लेकिन जिंदगी में इतना समय कहाँ है कि मैं बार बार वहाँ जाऊँ। केवल ठेले पर बर्फ को देखकर ही मन बहला लेता हूँ। साथियों, लेखक बहुत भावुक हो गया था और उसकी भावुकता के कारण यात्रा के मधुर स्मरण बार बार उसकी माइंड में आ रहे थे। तो अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। जैसा कि संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि ठेले पर हिमालय शीर्षक यात्रा वृत्त में लेखक ने कौशानी के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की प्राकृतिक छटा, शक्ति और बर्फीली चोटियों के प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। बच्चों, यात्रा वृत्त को पढ़ते समय पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान हो उठता है। बच्चों, जो भी पाठक इसको पढ़ लेता है तो साथियों, उस पाठक के चित्त में भी यह सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान हो उठता है। उसके मन में भी ये चीज़ें ऐसा लगता है जैसे दृश्य रूप में हमारे सामने ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, ये जो यात्रा वृत्त था बहुत ही भावुकता से भरा हुआ है। लेखक ने इसके अंदर ठेले पर हिमालय इस शीर्षक के अंदर अपने जैसे भावुकता को लेकर प्राण ही डाल दिए हों। तो बच्चों, लेखक बहुत भावुक है। उसने इस पाठ को बहुत ही सादगी से, बहुत ही भावुकता से इसकी रचना की है। और अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आप आगे।